हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकेंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जयप्रकाश नारायण के बारे में। इनके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में भी पढ़ाया था। इनका जो बचा हुआ पार्ट है यह मैं आज आपको पूरा पढ़ाऊँगा। तो फ्रेंड, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जयप्रकाश नारायण के विचार। तो जयप्रकाश नारायण के लोकतंत्र संबंधी विचार अब आपको मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। तो देखिए, इसमें लोकतंत्र संबंधी विचार जयप्रकाश नारायण के क्या है। तो जयप्रकाश नारायण के लोकतंत्र संबंधी विचारों पर ज़्यादा प्रभाव एम.एन. राय और महात्मा गांधी का पड़ा था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में आपसे 3 नंबर में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण पर लोकतंत्र संबंधी सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा था। तो एम.एन. राय और महात्मा गांधी का प्रभाव इन पर सर्वाधिक पड़ा था। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा दी गई है। तो देखिए, इसमें अब्राहम लिंकन ने कहा है कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है, जो लोकतंत्र के मूल स्वरूप को दर्शाता है। तो ये अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा दी है, जो आपको याद रखना है। कई बार 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर जयप्रकाश नारायण लोकतंत्र के मूल स्वरूप के विरोधी नहीं थे, किंतु वर्तमान समय में लोकतंत्र का जो स्वरूप प्रचलित है उसके वे आलोचक थे। इसके बाद लोकतंत्र के कुछ दोष बताए गए हैं। तो देखिए, इसमें लोकतंत्र के दोष कौन कौन से हैं। तो संसदीय लोकतंत्र की व्याख्या करते हुए जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र के कुछ दोष बताए हैं, तो जिनका वर्णन इस प्रकार है। तो देखिए, इसमें पहला दोष है राजनीतिक दल। ठीक है, अब राजनीतिक दल, इसको दोष इन्होंने क्यों बताया है जयप्रकाश नारायण ने। तो देखिए, इसमें कि जयप्रकाश की मान्यता थी कि लोकतंत्र को भ्रष्ट करने में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो इनका यह कहना था कि लोकतंत्र को सर्वाधिक भ्रष्ट किसने किया है। तो इनका कहना था कि राजनीतिक दल सबसे ज़्यादा लोकतंत्र को भ्रष्ट करते हैं और चुनाव जीतने के लिए ये राजनीतिक दल अधिक से अधिक धन खर्च करते हैं तथा जनता को आकर्षित करने के लिए ये उचित अनुचित हर प्रकार के तरीके अपनाते हैं। और राजनीतिक दलों की इस प्रकार की भूमिका के कारण लोकतंत्र दल तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। इनका यह मानना था कि जो राजनीतिक दल होते हैं चुनाव के समय दूसरे पार्टी की बुराई करते हैं, दूसरे राजनीतिक दल की बुराई करते हैं और कभी कभी ये दूसरे दल के खिलाफ भी बातें बोलते हैं, जिसके कारण जनता को ये भ्रमित करते हैं। ये इनका कहना था जयप्रकाश नारायण का। ठीक है, तो इसलिए लोकतंत्र का पहला दोष इन्होंने राजनीतिक दल को माना है। दूसरा देखिए, इसमें जनता को उकसाने वाले भाषण। तो इनके अंतर्गत या इसके अंतर्गत इन्होंने अपना मत यह व्यक्त किया है कि असत्य तथा अर्धसत्य बातों का आश्रय लेकर लोगों को उत्तेजित किया जाता है, परिणाम स्वरूप राष्ट्र के वास्तविक हितों की उपेक्षा की जाती है। तो जयप्रकाश नारायण का यह कहना था कि जो राजनीतिक दल होते हैं ये जनता को उकसाने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये दूसरी पार्टी के खिलाफ में बोलते हैं, असत्य बातों को बोलते हैं या असत्य बातों का आश्रय लेकर लोगों को भड़काने का कार्य करते हैं, लोगों को उकसाने का कार्य करते हैं, जिससे हमारे भारत की एकता को या भारत की जो एकता होती है वह धीरे धीरे खत्म होती है। इसके बाद फिर लोगों में आपसी मनमुटाव होना चालू हो जाता है। इसलिए इन्होंने कहा है जयप्रकाश नारायण ने कि जनता को उकसाने वाले भाषण, तो इसको भी लोकतंत्र के दोष के अंतर्गत उन्होंने माना है। इसके बाद फिर अगला आता है केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। तो जयप्रकाश नारायण ने संसदीय लोकतंत्र को केंद्रीकरण की दृष्टि से भी दोषपूर्ण माना है। ठीक है, तो इनका यह कहना था कि हमारे भारत में जो संसदीय स्तर होता है यह केंद्रीकरण होता है। तो केंद्रीकरण की दृष्टि से इसको दोष माना है जयप्रकाश नारायण ने संसदीय लोकतंत्र को। ठीक है, इसीलिए उन्होंने विकेंद्रीकरण की बात की थी कि निचले स्तर पर भी शासन पद्धति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो इन्हीं के प्रयासों से हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है, जिला पंचायत है, ठीक है, तो इनको शुरू करवाने में इनका भी योगदान रहा था। हालांकि जब हमारे भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी तब तक ये जीवित नहीं थे। इसके बाद आगे देखिए, इसमें दोषपूर्ण निर्वाचन पद्धति। अब दोषपूर्ण निर्वाचन पद्धति के अंतर्गत इनका यह कहना है कि संसदीय लोकतंत्र निर्वाचन पद्धति के अत्यधिक
व्यय होने के कारण जयप्रकाश नारायण ने इसे भी दोषपूर्ण माना है, क्योंकि इसके कारण अनेक योग्य उम्मीदवार चुनाव से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण लोकतंत्र विरोधी नहीं थे, परंतु उन कमियों के विरोधी थे जो उसके क्रियान्वयन से उत्पन्न हो रहे थे। ठीक है, इसके बाद फिर अगला दोष उन्होंने बताया है अल्पमत पर आधारित सरकार। ठीक है, तो जयप्रकाश जी की यह मान्यता थी कि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि वयस्क मताधिकार पर आधारित उस व्यवस्था में कई बार अल्पमत की सरकार भी बन जाती है, तो इस कारण भी इन्होंने इसकी आलोचना की है लोकतंत्र की। इसके बाद फिर अगला है वैयक्तिक मतदान पर आधारित। तो इनका यह कहना था कि यह संसदीय प्रणाली का एक बड़ा दोष है और राज्य व्यक्तियों का योगात्मक स्वरूप नहीं हो सकता। ठीक है, और जनता, राष्ट्र या समुदाय को वैयक्तिक मतदाताओं के समकक्ष नहीं रखा जा सकता और कुछ लोगों के द्वारा दिए गए मतों के आधार पर चुने गए कुछ लोगों के प्रतिनिधित्व को वे न्याय संगत नहीं मानते थे। ठीक है फ्रेंड, तो ये सब आपको ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार लोकतंत्र के दोष कौन कौन से हैं, तो ये सारे पॉइंट आपको लिखना होगा। 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। अगर 3 नंबर में पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये साइड हेडिंग लिखना होगा। ठीक है, और अगर आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है तो ये हेडिंग डालकर इनका वर्णन भी आपको करना होगा। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे लोकतंत्र में सुधार के सुझाव। तो जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र में सुधार के कुछ सुझाव दिए हैं। तो कौन कौन से सुझाव हैं, तो देखिए इसमें पहला सुझाव उन्होंने दिया है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल नहीं होने चाहिए। इन्होंने कहा था ऐसा कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल नहीं होना चाहिए, दल विहीन लोकतंत्र ही सच्चा लोकतंत्र है और इस प्रकार के लोकतंत्र में मनुष्य नैतिकता के गुणों को विकसित कर नैतिक लोकतंत्र की स्थापना कर सकता है। इसके बाद में क्षेत्र से जैसे कुछ योग्यतम नैतिक व्यक्ति ही चुनाव में चयनित होने चाहिए जो कि संसद में स्थानीय समस्याओं को बिना किसी दलीय अनुशासन या दबाव के उजागर कर समाधान ढूंढ सके। ठीक है, तो इन्होंने जो राजनीतिक दल हैं इनके लिए इसलिए मना किया था क्योंकि राजनीतिक दल में क्या होता है कि कई बार व्यक्ति दबाव में रहकर कार्य करता है और जो बातें उसको बोलना चाहिए दबाव के कारण वह व्यक्ति नहीं बोल सकता। इसलिए इन्होंने कहा था कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल नहीं होना चाहिए और जितने भी क्षेत्र हैं तो हर क्षेत्र से जो योग्यतम व्यक्ति होता है और जो नैतिक व्यक्ति होता है वही चुनाव में चयनित होकर जब संसद में पहुंचेगा तो वह स्थानीय समस्याओं को वहां पर आसानी से उजागर करेगा और उन समस्याओं का समाधान क्या है यह भी आसानी से बता सकेगा। फिर इसके बाद में अगला सुझाव उन्होंने दिया है कि जयप्रकाश लोकतंत्र की सफलता के लिए यह मानते थे कि लोगों को परस्पर इतना समीप लाया जाए कि वह भिन्नता होते हुए भी सुशासित, विवेकपूर्ण एवं नियंत्रणीय संबंध रखते हुए साथ साथ रह सके। ठीक है, ये इनके सुझाव हैं। इनके अलावा और भी देखिए अगला सुझाव है इनका कि लोकतंत्र की सफलता के लिए सार्वजनिक हित सर्वोपरि समझते हुए व्यक्तिगत हितों का त्याग करना पड़ेगा एवं सत्ता का विकेंद्रीकरण कर ग्राम स्वराज्य की स्थापना करनी होगी। इसके बाद फिर अगला सुझाव है इनका कि जयप्रकाश ने लोकतंत्र सुधार हेतु सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल दिया था क्योंकि उनका मानना था कि सत्ता का केंद्रीकरण तानाशाही को बढ़ावा देता है और विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र के आधार को व्यापक बनाने अर्थात स्थानीय शासन को आर्थिक अधिकार संपन्न बनाने पर उन्होंने बल दिया था जिससे सत्ता का दुरुपयोग रोका जा सके। तो जयप्रकाश नारायण भी स्थानीय स्वशासन अर्थात गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, इसके बाद जनपद पंचायत और जिला पंचायत, इसके बाद में जो नगरीय निकाय होते हैं तो उन्होंने इस स्थानीय स्वशासन की भी वकालत की थी। तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर इन्होंने भी जोर दिया था। जिस प्रकार से गांधी जी ने स्थानीय स्वशासन की वकालत की थी या सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की थी तो ठीक वैसे ही इन्होंने भी जयप्रकाश नारायण ने भी सत्ता के विकेंद्रीकरण की चर्चा की है। इसके बाद फिर आगे देखिए आधुनिक लोकतंत्र। अब आधुनिक लोकतंत्र के अंतर्गत इनका मानना था कि आधुनिक युग संसदीय लोकतंत्र का युग है और इस लोकतंत्र में संविधान, दलों और चुनावों का बहुत महत्व है, लेकिन ये बातें
तब तक अर्थहीन है जब तक जनता में नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक गुणों का विकास नहीं हो जाता। ठीक है, इसके बाद फिर उन्होंने लोकतंत्र की चुनाव प्रणाली को अस्वीकार किया है और उनका यह मानना था कि हर चुनाव क्षेत्र में उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने पर मतों का बंटवारा हो जाता है। साधारण बहुमत वाला उम्मीदवार विजेता घोषित कर दिया जाता है, इसलिए अल्प मतों से विजयी उम्मीदवार बहुमत का प्रतिनिधि नहीं हो सकता और अल्पमत के आधार पर बनी सरकार कभी भी लोकतंत्री सरकार नहीं बन सकती। ये इन्होंने कहा था आधुनिक लोकतंत्र के बारे में, तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद देखिए आगे ये बोलते हैं इस आधुनिक लोकतंत्र के बारे में कि इस तरह संसदीय लोकतंत्र का आधार बड़ा ही संकुचित होता है और उसमें दलों की भूमिका भी नकारात्मक होती है। वे जनता से झूठे वादे करके वोट बटोर लेते हैं या वोट ले लेते हैं और बाद में राजनीतिक सत्ता पर काबिज होकर अपने संकीर्ण स्वार्थों को पूरा करने में लगे रहते हैं। उन्हें सार्वजनिक हितों से कोई मतलब नहीं रहता, उन्हें जनता के कल्याण से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, इसके बाद फिर राजनीतिक दलीय प्रणाली में जनता की स्थिति उन भेड़ों की तरह होती है जो निश्चित अवधि के पश्चात अपने लिए ग्वाला चुन लेती है। ये जयप्रकाश नारायण का कहना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि ऐसी लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में मैं उस स्वतंत्रता के दर्शन कर नहीं पाता जिसके लिए मैंने तथा जनता ने संघर्ष किया था। ठीक है, इसके बाद फिर आधुनिक राजनीतिक दल जो वास्तव में राजनीतिज्ञों का एक छोटा सा शक्तिशाली समूह होता है जो जनता के नाम पर शासन करता है और लोकतंत्र एवं स्वशासन का भ्रम फैलाकर स्वार्थपूर्ण कार्यों को पूरा करता है। ठीक है, इसके कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता का ह्रास होता है और इसलिए आधुनिक लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका एक अभिशाप हो गई है। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला आता है दल विहीन लोकतंत्र। ठीक है, अब दल विहीन लोकतंत्र इसके बारे में जयप्रकाश नारायण के कुछ विचार हैं, तो देखिए इसमें तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा बताए गए लोक स्वराज की अवधारणा में राजनीतिक दलों का कोई स्थान नहीं होगा तथा इस प्रकार दल विहीन लोकतंत्र स्थापित होगा जिसमें विकेंद्रीकरण की प्रमुखता होगी। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण भी लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण आवश्यक समझते थे और उन्होंने कहा भी था कि विकेंद्रीकरण बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद फिर उनके दल विहीन लोकतंत्र की संकल्पना के कुछ बिंदु हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित है। ठीक है, तो दल विहीन लोकतंत्र मतलब ये दल चाहते ही नहीं थे, ये हमेशा यही कहते थे कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जिस लोकतंत्र में राजनीतिक दल नहीं होते हैं या दल नहीं होते, पार्टी नहीं होते हैं, ऐसे लोकतंत्र को दल विहीन लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं की वकालत जयप्रकाश नारायण ने की थी। तो इसमें देखिए लोकतंत्र जो दल विहीन लोकतंत्र है तो इसकी कल्पना का पहला बिंदु आता है कि दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा। तो दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा के अंतर्गत इन्होंने क्या कहा है ये देखिए। तो लोकतंत्र संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक प्रचलित, लोकप्रिय और मान्यता प्राप्त शासन प्रणाली है, किंतु जयप्रकाश को लोकतंत्र में कहीं भी जनता का शासन नजर नहीं आता है। ठीक है, अतः उन्होंने वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना हेतु दल विहीन लोकतंत्र की कल्पना की थी और उनके अनुसार राजनीतिक दल जनता को विभाजित करते हैं। राजनीतिक दल हमेशा जनता में फूट डालने का काम करते हैं, ये ऐसा इनका मानना था जयप्रकाश नारायण का। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड। अब अगला देखिए इसमें दल विहीन लोकतंत्र का स्वरूप। तो जयप्रकाश नारायण लोकतंत्र की बुराइयों का मूल कारण राजनीतिक दलों की भूमिका को मानते हैं। ठीक है, आज आपने देखा है कि वर्तमान में हम देखते हैं कि जो भारत में राजनीति होती है तो ये बहुत ही गलत तरीके से राजनीति होने लगी है। जितने भी राजनीतिक दल होते हैं सब एक दूसरे की बुराई करते हैं, सब एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, जो कि वर्तमान में सही नहीं है। इसलिए जयप्रकाश नारायण भी कहते थे कि जो राजनीतिक दल जब होते हैं
तो राजनीतिक दलों की भूमिका के कारण लोगों में आपस में, जनता में आपस में एक फूट पड़ने लगी है या आपस में बुराई उत्पन्न होने लगी है। ठीक है, लोग जो पहले हिल मिलकर रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, वे लोग अब मिलजुल कर नहीं रहते हैं, उनमें आपसी मनमुटाव होने लगा है। इसलिए राजनीतिक दल नहीं होना चाहिए, ये जयप्रकाश नारायण ने कहा था। इसके बाद फिर जयप्रकाश नारायण का लक्ष्य एक ऐसा समाज स्थापित करना है जिसमें राजनीतिक आर्थिक विकेंद्रीकरण हो। ठीक है, और यद्यपि उनके इस चिंतन पर गांधी, एम.एन. रॉय और भारतीय संस्कृति स्वतंत्रता का भी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इसके बाद फिर उन्होंने कहा था कि दल विहीन लोकतंत्र का आधार पंचायती राज होगा और इसे सफल बनाने के लिए जीवन दर्शन बनाने हेतु कुछ परिवर्तन या शर्तें अनिवार्य हैं और इन सब शर्तों के पूर्ण होने पर ही सहभागी लोकतंत्र का विकास संभव हो पाएगा। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा था फ्रेंड, जो आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार दल विहीन लोकतंत्र का स्वरूप लिखिए। तो ये आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है और 5 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसा आपसे क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर लिखना होगा। अब इसके बाद देखिए इसमें दल विहीन लोकतंत्र की विशेषताएं। तो दल विहीन लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं हैं। इसमें पहली विशेषता होती है क्षेत्रीय समुदाय। ठीक है, तो कई प्राथमिक इकाइयों से मिलकर एक क्षेत्रीय समुदाय बनता है, इनका ऐसा कहना था जयप्रकाश नारायण का। इसलिए ग्रामों के समान जिनके योग से, ठीक है, तो जिनके योग से इसका निर्माण हुआ है, यह भी उन क्षेत्रों में स्वायत्त है। इसलिए यह ग्रामों पर नियंत्रण रखने वाला नहीं, बल्कि दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में संप्रभु होते हैं। दूसरी विशेषता होती है नीचे से स्वराज। तो नीचे से स्वराज मतलब ये ग्रामीण क्षेत्र से शासन करने की बात कहते थे कि ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसी कोई संस्था होनी चाहिए जो उनका शासन खुद कर सके गांव में। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसकी प्राथमिक इकाई ग्राम होगा, जिसमें सभी के हित समान होंगे, जिसमें व्यक्ति स्वीकृत सामाजिक उत्तरदायित्वों के मध्य एक प्रकार की स्वतंत्रता अनुभव करेगा, जिसमें विविधताओं के होते हुए भी लक्ष्य की एकता होगी और इसी में संपूर्ण समुदाय का हित होगा और इसमें सभी लोगों का कल्याण निश्चित हो पाएगा। ये उन्होंने कहा था जयप्रकाश नारायण जी ने। फिर इसके बाद आगे देखिए, इसमें अगली विशेषता होती है राष्ट्र समुदाय। तो इसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि प्रदेश समुदाय मिलकर राष्ट्र समुदाय का निर्माण करते हैं और जयप्रकाश का विश्वास था कि एक दिन अवश्य ही इन राष्ट्र समुदायों से विश्व समुदाय का निर्माण होगा। इसके बाद फिर अगला आता है कि जिला और प्रदेश समुदाय। ठीक है, तो क्षेत्रीय समुदायों से जिला समुदाय बनता है और इसका क्षेत्रीय समुदायों के साथ ठीक वैसा ही संबंध होगा जैसा कि क्षेत्रीय समुदायों का ग्राम समुदाय के साथ होता है। फिर इसके बाद में जिला समुदायों में प्रदेश समुदाय का निर्माण होता है, ये इनका कहना है जयप्रकाश नारायण का। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला देखिए फ्रेंड, इसमें सामुदायिक व्यवस्था की विशेषताएं। तो सामुदायिक व्यवस्था की विशेषताएं कौन कौन सी है, तो इसमें देखिए पहला आता है कि पंचायती राज जिला स्तर पर ही समाप्त नहीं हो जाएगा, बल्कि यह राष्ट्रीय स्तर तक होगा। इसके बाद फिर अगली विशेषता है कि दलों का इस प्रजातंत्र में कोई स्थान नहीं होगा। इसके बाद फिर अगली विशेषता है कि राज्य के पास दमनकारी शक्ति नहीं होगी। फिर इसके बाद में अगली विशेषता बताते हैं ये कि जैसे हम शासन के प्राथमिक स्तर से शिखर की ओर बढ़ते हैं, वैसे प्राथमिक इकाइयों के अतिरिक्त अन्य के लिए बहुत कम कार्य रह जाता है। अगली विशेषता है कि ये समुदाय स्वशासित होते हैं और इनमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगली विशेषता ये बताते हैं कि व्यक्ति की अपने समुदाय के कार्यों में वास्तविक भूमिका होती है। इसके बाद फिर लास्ट है कि स्थानीय समुदाय का विकास इस रूप में होना चाहिए कि यह एक लघु लोक कल्याणकारी राज्य बन जाए। ये इनका कहना है जयप्रकाश नारायण का, जो आपको ध्यान रखना है। तो 5 नंबर में सामुदायिक व्यवस्था की विशेषताएं अगर आपसे पूछी जाती है तो ये विशेषताएं आपको लिखनी होगी। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें निर्वाचन। तो निर्वाचन के बारे में कहते हैं कि प्रत्येक ग्राम सभा द्वारा 2 व्यक्ति निर्वाचित किए जाएंगे और एक विधानसभा व दूसरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए। इस प्रकार ग्रामों से
चुने गए सभी प्रतिनिधि एकत्र होंगे तथा उम्मीदवारों का चयन करेंगे। इसके बाद फिर उम्मीदवारों के नाम उस क्षेत्र की सभी ग्राम सभाओं के पास भेज दिए जाएंगे। ठीक है, और इस प्रकार प्रत्येक ग्राम सभा में मतदान होगा। वह जिसे सर्वाधिक मत प्राप्त होंगे वह निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद फिर अगला है कि जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार। तो जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि केवल निर्वाचन पद्धति से ही संतुष्ट नहीं थे वो। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि निर्वाचित प्रतिनिधि के भ्रष्ट होने की स्थिति में उसे जनता के द्वारा वापस बुलाने का अधिकार भी दिया जाएगा। तो जिस व्यक्ति को जनता ने चुना है, अगर वह प्रतिनिधि भ्रष्ट हो जाता है तो उसे वापस हटाने का अधिकार भी जनता के पास होना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। अगला देखिए इसमें लोक समितियाँ। तो सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए जन समितियाँ होगी जो ग्रामों व नगरों दोनों ही स्थानों पर होगी, जिनका प्रमुख कार्य है कि लोक शिक्षण का कार्य करना, दूसरा है रचनात्मक कार्य करना, तीसरा है प्रशासन के कार्य पर नज़र रखना और चौथा होता है अन्याय का विरोध करना। ये सभी कार्य इन समितियों के होंगे। इसके बाद फिर अगला आ जाता है आर्थिक विकेंद्रीकरण। तो जयप्रकाश नारायण अपनी लोक स्वराज संबंधी धारणा से राजनीतिक विकेंद्रीकरण के साथ साथ आर्थिक विकेंद्रीकरण की आवश्यकता पर भी बल देते हैं। उनका कहना था कि जब तक आर्थिक विकेंद्रीकरण नहीं होगा तब तक राजनीतिक विकेंद्रीकरण का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद फिर उत्पादन, वितरण और विनिमय के साधनों का राष्ट्रीयकरण होने से भी समानता के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। यह समाजवादी देशों से स्पष्ट हो चुका है। इसके बाद उन्होंने आर्थिक विकेंद्रीकरण की कुछ विशेषताएं बताई हैं। तो आर्थिक विकेंद्रीकरण की कुछ विशेषताएं हैं, तो वे कौन कौन सी हैं? तो इसमें पहली विशेषता होती है कि सहकारिता को प्रोत्साहन दिया जाएगा परंतु व्यापार समाप्त नहीं होगा। ये पहली विशेषता इन्होंने बताई। दूसरी विशेषता यह है कि विदेशी सहायता व केंद्रीय सहायता पर न्यूनतम निर्भरता होगी। फिर इसके बाद में अगली विशेषता है कि आर्थिक विकेंद्रीकरण की इस व्यवस्था में उत्पादन छोटे छोटे स्रोतों पर आधारित होगा तथा इसमें श्रम प्रधान होगा। इसके बाद फिर जयप्रकाश ने कृषि के साथ उद्योगों के समन्वय का भी समर्थन किया था। इसके बाद फिर अगला है कि कृषि और उद्योगों में संतुलन बनाए रखा जाएगा जिसका लक्ष्य स्थानीय और क्षेत्रीय स्रोतों का पूर्ण उपयोग मानवीय हितों की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि स्थानीय व क्षेत्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाएगा। ठीक है, तो ये इन्होंने इसकी विशेषताएं बताई हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर आगे आता है संपूर्ण क्रांति। तो देखिए इसमें जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति शब्द सर्वप्रथम पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और उनके अनुसार एक सफल क्रांति वह है जिसमें सत्ता एक समूह के हाथ में नहीं बल्कि संपूर्ण जनता के हाथ में आ जाती है। इसके बाद फिर एक संपूर्ण क्रांति वह है जिसमें संपूर्ण शक्ति संपूर्ण जनता के हाथ में हो। और जयप्रकाश नारायण अन्य देशों की क्रांतियों जैसे अमेरिका, फ्रांस, रूस को संपूर्ण क्रांति नहीं मानते बल्कि उन्हें महल क्रांति मानते हैं जिसमें सत्ता एक समूह के हाथ में केंद्रित हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला आता है कि जयप्रकाश नारायण ने व्यक्ति और समाज दोनों का नए समाज को रचना में समान महत्व दिया है। और इस समग्र क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल थी। तो वे 7 क्रांतियां कौन कौन सी है? तो पहली क्रांति होती है सामाजिक क्रांति, दूसरी होती है शैक्षणिक क्रांति, तीसरी होती है वैचारिक क्रांति, चौथी होती है राजनीतिक क्रांति, पांचवी होती है आध्यात्मिक क्रांति और छठवीं होती है सांस्कृतिक क्रांति और सातवीं होती है आर्थिक क्रांति। ठीक है, जो वैचारिक क्रांति है इसी को बौद्धिक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए आगे पहली क्रांति इसमें आ जाती है सामाजिक क्रांति। अब इसके अंतर्गत जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि संपूर्ण क्रांति के माध्यम से ऐसे समाज की स्थापना करने का प्रयास करते हैं जो न्यायनिष्ठ, संतुलित और समतावादी हो। और इस क्रांति का उद्देश्य समाज में समानता एवं बंधुत्व की स्थापना करना है। ये इनका मुख्य उद्देश्य था सामाजिक क्रांति का।
इसके बाद फिर समाज में विद्यमान ऐसे संस्था, परंपरा और मान्यताएं एवं रीति रिवाज जो शोषण मूलक, अनैतिक, अमानवीय मान्यताओं पर आधारित हो, उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए, ये इन्होंने कहा था। इसके बाद फिर संपूर्ण क्रांति में समाज की ऐसी सभी कुरीतियों एवं कुसंस्कारों जैसे अस्पृश्यता, ऊंच नीच का भेदभाव, दहेज, मृत्युभोज, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन में स्त्री व पुरुष की परंपरागत असमानता इत्यादि के विरुद्ध संघर्ष की आवश्यकता है। और जयप्रकाश नारायण ने जाति प्रथा के उन्मूलन पर भी विशेष बल दिया था। जयप्रकाश नारायण हमेशा कहते थे कि जाति प्रथा है तो जाति प्रथा भारत में एक बड़ी समस्या है, इसके कारण भारत का विकास नहीं हो पा रहा है। अगर जाति प्रथा को समाप्त कर दिया जाए तो भारत और शीघ्रता से विकास की ओर अग्रसर होगा, ये उनका कहना था। इसके बाद आगे देखिए इसमें आर्थिक क्रांति। तो जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के माध्यम से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्रांति कर शोषण मूलक, असमानता, वर्ग भेद, प्रदूषण बढ़ाने वाली पूंजीवादी केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में सुधार कर एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते थे जिससे अहिंसक, विकेंद्रीकृत और आत्मनिर्भर व्यवस्था की स्थापना हो सके, ये उनका विचार था। इसके बाद फिर संपूर्ण क्रांति के आर्थिक आयाम के अंतर्गत आर्थिक विकास का लक्ष्य मनुष्य का सुख और आरोग्य होना चाहिए तथा प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार तथा जीवन की सुरक्षा प्राप्त होना चाहिए, ये इन्होंने कहा था आर्थिक क्रांति के अंतर्गत जयप्रकाश नारायण ने। इसके बाद फिर अगला आता है सांस्कृतिक क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति के माध्यम से एक ऐसा परिवेश एवं वातावरण बनाने का प्रयास किया गया जिसमें भारत की भारतीयता, संस्कृति, मूल्य और परंपराएं पुनः प्रतिष्ठित हो सके और सदियों से भारत का मानवतावादी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी यही रहा है। उन्होंने संपूर्ण क्रांति की प्रक्रिया में उदारता तथा सभी के हित में अपना हित खोजने की समृद्धि भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की पुनः प्रतिष्ठा की आशा भी उन्होंने प्रकट की थी। इसके बाद उन्होंने कहा है कि सत्य, अहिंसा, करुणा, त्याग, सहयोग एवं सदाचार इत्यादि भारत की सांस्कृतिक परंपरा रही है। ठीक है, तो ये उन्होंने सांस्कृतिक क्रांति के बारे में बताया था। अब इसके बाद देखिए अगली आती है राजनीतिक क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में भी क्रांति लाना होगा जिसका उद्देश्य एक नई राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना है जिसमें लोगों की पूर्ण सक्रिय सहभागिता हो, जिसका प्रत्येक सदस्य यह महसूस करेगा कि इस राज्य व्यवस्था में मेरा भी कुछ महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, ऐसी राजनीतिक क्रांति हमें लाना होगा और इस नवीन राज्य व्यवस्था में व्यक्ति साध्य है, साधन नहीं। जयप्रकाश नारायण राजनीतिक सत्ता को पूरी तरह से विकेंद्रित करना चाहते थे क्योंकि उनके लोकतंत्र में शक्ति जनता के पास होगी, यह उनका विचार था। इसके बाद फिर जयप्रकाश नारायण लोगों में राजनीति की जगह लोकनीति और राजशक्ति की जगह लोक शक्ति करने पर जोर देते थे और उनके लोकतंत्र का यही आधार है और लोकतंत्र में शक्ति और सत्ता नीचे के लोगों के पास होना चाहिए, ये उनका विचार था। इसके बाद फिर आगे देखिए शैक्षणिक क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति के शैक्षणिक आयाम के अंतर्गत उन्होंने विद्यमान शिक्षा प्रणाली को सड़ी गली और निकम्मी प्रणाली की संज्ञा दी थी। उन्होंने कहा था कि जो वर्तमान में शिक्षा प्रणाली है इसमें परिवर्तन जरूरी है। उन्होंने शिक्षा के सारे तंत्र को इस आधार पर पुनर्गठित करने की आवश्यकता बताई जिससे उसका सीधा संबंध देश की समस्या से स्थापित हो सके। ठीक है, ये उन्होंने कहा था। इसके बाद उन्होंने कहा था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाए, जो जीवन के लिए उपयोगी हो तथा व्यक्ति को इस शिक्षा से रोजगार मिले। ऐसी शिक्षा हमें शुरू करना होगा। ठीक है, ऐसी शिक्षा हमें दी जानी चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि हमारे भारत में बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वे आत्मनिर्भर बन जाएं,
वे खुद अपना रोजगार स्वयं ही प्राप्त कर सके, ऐसी शिक्षा भारत में दी जानी चाहिए। ये उनका विचार था शैक्षणिक क्रांति के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें अगला आता है आध्यात्मिक क्रांति। तो जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का केंद्र बिंदु व्यक्ति है और व्यक्ति साध्य है, साधन नहीं है। ठीक है, और उनके अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए भौतिक, आध्यात्मिक तथा नैतिक तत्वों की आवश्यकता होती है। जयप्रकाश नारायण भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति एक साथ सुनिश्चित करना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर जयप्रकाश नारायण ने मानव के ऐसे दृष्टिकोण की कल्पना की जिसमें भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति को आवश्यक माना जाए। इसके बाद फिर उन्होंने कहा है कि मनुष्य उन भौतिक आवश्यकताओं को स्वयं में साधन न माने, बल्कि एक आध्यात्मिक लक्ष्य की चेतना उसकी प्रत्येक गतिविधि तथा उसकी इच्छा को मर्यादित करे। ये उन्होंने आध्यात्मिक क्रांति के अंतर्गत बताया फ्रेंड, जो आपको ध्यान रखना है। तो याद रखें आप, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 नंबर में भी और 5 नंबर में भी। इसके बाद देखिए आगे बौद्धिक क्रांति। तो जो बौद्धिक क्रांति है इसे ही वैचारिक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब इसमें देखिए इस क्रांति के अंतर्गत उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी की तरह जयप्रकाश नारायण भी यह मानते थे कि विचारों में क्रांति का सूत्रपात किए बिना समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन संभव नहीं है। और उन्होंने कहा था कि अपने पड़ोस में, समाज में, राज्य में, देश में विद्यमान व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष कर नव निर्माण की स्थिति विचार की संपूर्ण क्रांति के माध्यम से ही बनाई जा सकती है और बौद्धिक क्रांति व्यक्ति की सामाजिकता पर बल देती है। ये इन्होंने कहा था जयप्रकाश नारायण ने बौद्धिक क्रांति या वैचारिक क्रांति के अंतर्गत। इसके बाद देखिए अब आप संपूर्ण क्रांति के साधन। तो संपूर्ण क्रांति के साधन कौन कौन से हैं? तो देखिए इसमें गांधी जी के समान ही जयप्रकाश नारायण ने भी साध्य के साथ ही साधनों की पवित्रता में भी विश्वास किया था और उनके अनुसार सामाजिक क्रांति के 3 मार्ग होते हैं। तो सामाजिक क्रांति के 3 मार्ग कौन कौन से होते हैं या साधन कौन कौन से होते हैं? तो देखिए पहला साधन होता है कानून। ठीक है, तो कानून जो कि संवैधानिक साधन होता है। तो उन्होंने कहा था कि क्रांति लाने के लिए हमें संवैधानिक तरीकों का उपयोग करना चाहिए, हमें क्रांति संवैधानिक तरीके से लाना चाहिए, न कि असंवैधानिक तरीके से। इसके बाद फिर हिंसा। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण कहते थे कि मेरी कल्पना के वर्ग संघर्ष में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हमें क्रांति कैसे लाना है? तो उन्होंने कहा था कि हमें क्रांति अहिंसा के माध्यम से लाना है। हमें क्रांति लाने के लिए कानूनी सहायता का उपयोग करना, कानूनी सहायता लेनी चाहिए। ठीक है, और कानून के माध्यम से ही हमें क्रांति लाना चाहिए, असंवैधानिक तरीके से या गैर कानूनी तरीके से हमें क्रांति नहीं लाना चाहिए। इसके बाद फिर अहिंसा। तो उन्होंने कहा था कि सामाजिक क्रांति केवल अहिंसक साधनों से ही संभव होती है। ठीक है, और अहिंसक क्रांति हिंसक क्रांति की तुलना में अधिक सहायक होती है और मेरी कल्पना का वर्ग संघर्ष शांतिमय, असहयोग, सत्याग्रह के रूप में होगा। जब उन्होंने बिहार में आंदोलन किया था तो उस समय उन्होंने एक नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। तो वह नारा कौन सा था? उन्होंने नारा दिया था कि हमला चाहे जैसा भी हो, हमारा हाथ नहीं उठेगा। ये जयप्रकाश नारायण ने कहा था। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 नंबर में भी और 5 नंबर में भी। अब इसके बाद फिर अगला देखिए संपूर्ण क्रांति के कार्यक्रम। तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति के कार्यक्रम को प्रजातांत्रिक साधनों द्वारा प्राप्त करने पर बल दिया है। इसमें कुछ निम्नलिखित गतिविधियां हैं जो निम्नलिखित है। तो कुछ गतिविधियां हैं जो देखिए इसमें पहली गतिविधि उन्होंने बताई रचनात्मक गतिविधि। ठीक है, तो इसके अंतर्गत उन्होंने क्या बताया है? तो उन्होंने कहा कि जनता का मनोबल कायम रखने के लिए संघर्ष के साथ साथ न्यायपूर्ण व्यवस्था के द्वारा शोषण को रोका जाना चाहिए। इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि इसके लिए अनिवार्य है कि लोक समितियों के द्वारा जन उपयोगी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि व उचित वितरण की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति या बाहरी संगठन
जनता की समस्याओं को हल नहीं कर सकता, अतः जनता को स्वयं ही संगठित होकर या एकत्रित होकर रचनात्मक कार्यों के द्वारा परिवर्तन के लिए प्रयास करना होगा। ये उन्होंने कहा था जयप्रकाश नारायण ने। इसके बाद फिर अगला इन्होंने बताया प्रचारात्मक। तो इसके बारे में कहते हैं जयप्रकाश नारायण कि संपूर्ण क्रांति के प्रचार के लिए सभा, सम्मेलन, प्रदर्शनों एवं गोष्ठियों की आवश्यकता होती है, जिससे क्रांति का विचार जन जन तक पहुंच सके। इसके बाद फिर अगला आता है आंदोलनात्मक व संघर्षात्मक। तो जयप्रकाश नारायण ने आर्थिक परिवर्तन व आंदोलन की दृष्टि से सर्वोदय और भूदान आंदोलन जैसे आंदोलन इन्होंने प्रारंभ किए थे या चलाए थे, और उनका यह मानना था कि शासन द्वारा होने वाले अन्याय का विरोध अनिवार्य है, परंतु विरोध के साधन सत्याग्रह, कर न देना, मतदाताओं को शिक्षित करना, लोक संघर्ष समिति के द्वारा अन्याय का विरोध, ये आदि होने चाहिए। फिर इसके बाद में इन्होंने अगला बताया संगठनात्मक। तो क्रांति जनता द्वारा की जाएगी या जनता के द्वारा लाई जाएगी, अतः जनशक्ति को मतलब लोक शक्ति को संगठित करने हेतु गांव से राष्ट्रीय स्तर तक संगठन की इकाइयां खड़ी करनी होगी या इकाइयां बनानी होगी। इसके लिए लोक समितियों के गठन की आवश्यकता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये इन्होंने बताया है संगठनात्मक के बारे में। कुल मिलाकर बात यह है कि जो संगठनात्मक है, तो क्रांति लाने के लिए क्या करना होगा, सबको संगठित करना होगा, एकत्रित करना होगा और सबको सही जानकारी देनी होगी। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए संपूर्ण क्रांति के मार्ग में कठिनाइयां। तो जयप्रकाश नारायण ने जिस संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था उसे यथार्थ में साकार करना सरल कार्य नहीं था, इसलिए आलोचकों ने इसे आदर्शवाद, अव्यावहारिक तथा प्रतिक्रियावादी विचार बताकर इसकी आलोचना की थी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कुछ आलोचनाएं हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित है। तो देखिए इसमें पहली आलोचना यह है कि अहिंसात्मक क्रांति में हिंसा का प्रवेश आसानी से हो सकता है। तो हम देखते हैं कि जब भी क्रांति होती है या क्रांति आती है तो क्रांति अहिंसात्मक तरीके से आती ही नहीं है, उसमें हिंसा का प्रवेश हो ही जाता है। ये आलोचना का पहला बिंदु है। दूसरा है कि संपूर्ण क्रांति की परिकल्पना आदर्श और व्यापक है। इतने बड़े स्तर पर परिवर्तन कर पाना संगठनात्मक, रचनात्मक, प्रचारात्मक व संघर्षात्मक कार्यक्रम चला पाना व्यवहार में कठिन होता है। इसके बाद फिर अगला है आलोचना का आधार कि संपूर्ण क्रांति का कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, इसमें भावी समाज की संपूर्ण रूपरेखा स्पष्ट नहीं की गई है। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट है कि संपूर्ण क्रांति के लिए लंबे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और वर्तमान में ऐसे अहिंसक कार्यकर्ताओं को ढूंढना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना ये असंभव नहीं लेकिन कठिन जरूर है। ठीक है, इसके बाद फिर सिद्धराज ढड्डा के अनुसार तो इन्होंने कहा है कि इस क्रांति के लिए निष्काम और समर्पित कार्यकर्ताओं के संगठन की आवश्यकता है जिसे वास्तव में प्राप्त करना कठिन है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस आधार पर संपूर्ण क्रांति की आलोचना की जाती है। तो एग्जाम में अगर 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति की आलोचना लिखिए, तो ये आलोचना के पॉइंट आपको लिखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो बचा हुआ पार्ट है वह हम आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।